तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार का इतिहास में प्राचीन भारत से शुरू करते हैं और प्राचीन भारत 2 वीडियोज में पूरा खत्म हो जाएगा। तो पहला ये है, पहले ही जो क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के 3 होते हैं, पाषाण, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। तो हम लोग उसके पहले से ही जाएंगे जहाँ से स्टार्ट होती है हिस्ट्री, और वो बिहार की स्पेसिफिक। तो शतपथ ब्राह्मण में गौतम राहुगण थे, एक ऋषि थे, और विदेह माधव, इन दोनों का जिक्र है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। अब शतपथ ब्राह्मण लोगों ने पढ़ा होगा, तैतरी और शतपथ, ये आपके किसके हैं? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो ये है यजुर्वेद का ग्रंथ है। ये पूछ लेते हैं कि वाजसनेयी संहिता किसे बोलते हैं, शुक्ल यजुर्वेद कहना, यजुर्वेद कितना है। ये पूरा बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है अगर वैदिक काल का, तो वैदिक का पूरा एंशिएंट की एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है चैनल पे, उससे बाहर नहीं जाएगी। इन्हीं नोट्स से, जो नोट्स मैंने आप लोग को दे दिए ना, उन्हीं नोट्स से मैंने बीपीएससी टॉप मार्क्स से 3 बार निकाले हैं, हर बार कट ऑफ से 10 से 15 मार्क्स ज़्यादा, और वही आप लोग को प्रोवाइड किए, तो देख सकते हो, है ना। चलिए अगला करते हैं। सर्वप्रथम अथर्ववेद में मगध का जिक्र है। तो अथर्ववेद जो था आपका, उसमें मगध का सबसे पहली बार जिक्र हुआ है। अगला देख लेते हैं, प्राचीन कालीन साक्ष्य। अब देखते हैं कहाँ से, बिहार में कहाँ से कौन से साक्ष्य मिले। तो पुरापाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं आपके? गया और मुंगेर से। मुंगेर और गया वैसे भी सबसे पुराने स्थान है, सबसे पुरानी चट्टानें सेल्स आपकी मुंगेर में ही पाई जाती हैं। फिर मध्यपाषाण काल, मुंगेर, धनबाद, सिंहभूमि और रांची, यहाँ से मिले हैं मध्यपाषाण काल के। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि पुरापाषाण कालीन स्थल कहाँ से मिले हैं, साक्ष्य कहाँ से मिले, नवपाषाण कालीन स्थल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो नवपाषाण कालीन जो साक्ष्य मिले हैं आपके चिरांद और चेचर। चेचर आपका कहाँ पड़ता है? वैशाली में। अगले उस पर आते हैं, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जो आर्यों का आगमन हुआ था बिहार में, वो थोड़ा लेट से हुआ था, जबकि उत्तर वैदिक काल का काल क्या है? 1000 से 600 ईसी पूर्व। ठीक है, आर्यों का आगमन पूर्वी भारत में हुआ। बिहार भी कहाँ पड़ता था आपका? पूर्वी भारत में। अगले पे आ जाते हैं, ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट और ब्रात 2 शब्दों का जिक्र हुआ है। ये सारे वो चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अगले उस पे आते हैं, गौतम राहुगण। अब मैंने जो पहले जिक्र किया था कि शतपथ ब्राह्मण में इन लोगों का जिक्र है, तो गौतम राहुगण ने क्या किया था? अग्नि छोड़ दी थी। तो इस अग्नि का पीछा करते हुए विदेह माधव आ गए थे आपके सदानीरा नदी तक। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम राहुगण की छोड़ी गई अग्नि का पीछा करते हुए विदेह माधव कहाँ तक पहुँचे थे। तो उसका आधुनिक नाम पूछ लेते हैं, गंडक नदी था। तो सदानीरा नदी तक आए थे, उसका आधुनिक नाम क्या है? गंडक नदी। अलेक्जेंडर कनिंघम थे, एक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अध्यक्ष थे, और इन्होंने ही सबसे प्रथम बार क्या, बोध गया में जो बोध गया का मंदिर है उसकी खोज की थी। उसमें क्या खोज किया था? ये मंदिर ना अंदर, इसके ऊपर मलबा वगैरह बहुत सारा चढ़ गया था, दब गया था अंदर, पता ही नहीं था। इन्होंने इसकी खोज की थी, फिर मंदिर का पुनरुद्धार किया गया, पुनर्निर्माण किया गया। और कनिंघम ने बहुत सारी चीज़ों की खोज की है। वो बोले ना, पुरातत्व सर्वेक्षण का ये बंदा जनक था। कनिंघम ने ही क्या, बसाड़ करके बिहार में वैशाली में स्थान है, के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थलों का पता लगाया। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अब महाजनपद काल में आ जाते हैं। महाजनपद काल में क्या हुआ कि महाजनपद काल में ही महाजनपदों का उदय होगा। 16 महाजनपद रहेंगे, जिसके 3 प्रमुख महाजनपद, अंग, मगध और बज्जी, ये कहाँ पे थे आपके? ये महाजनपद बिहार में थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मगध साम्राज्य पूरा बिहार में था, जो सबसे विशाल साम्राज्य था, इसलिए ये वाला पोर्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं, 600 ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपदों में से 3 बिहार में स्थित थे, बता चुका हूँ। मगध था, बज्जी था और अंग था। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? 2 हैं। एक अंगुत्तर निकाय है आपका, कौन सा? बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, इसमें 16 महाजनपदों का है। खुद्दक निकाय, मज्जिम निकाय, दीर्घ निकाय, ये सारे हैं। और जिसको भी बौद्ध और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है कि इससे कोई भी क्वेश्चन आए छूटे नहीं, वो इसी चैनल पे जाए, जीएस रिवॉल्यूशन पे, और इसकी प्लेलिस्ट पड़ी होगी एंशियंट हिस्ट्री की। इतनी डिटेल में बौद्ध और जैन धर्म कराया। वो पेन टैप पे पहले की वीडियो, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ना देखने में, जो पीडीएफ पीछे है, अच्छा देखने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, बट वो देख लो। 25-25, 30-30 मिनट की वीडियो 2 हैं, एक बौद्ध धर्म का पूरा, एक जैन धर्म का, उसमें सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा।
तो अब आ जाते हैं बौद्ध तथा जैन धर्म और उनकी संगीतियाँ। इसको करना पड़ेगा कि टोटल 4 संगीतियाँ हुई हैं। थोड़ा मौखिक बता देता हूँ। पहली कहाँ हुई आपकी? राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई कश्मीर के कुंडलवन में। पहला का कौन अध्यक्ष था? अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक और फिर आखिरी किसके शासनकाल में हुई है? आखिरी हुई कनिष्क के। फिर महाकश्यप, पहले का अध्यक्ष महाकश्यप रहेगा, दूसरे का शुभुकामी, तीसरे का मोगलीपुत्र तिस और चौथे का वसुमित्र और अश्वघोष। इस तरीके ये है और ये इन सभी में पड़ी हुई है। बौद्ध जैसे ही आप बौद्ध धर्म जाओगे उसकी संगीतियाँ पढ़ी और जैन धर्म जाओगे उसकी पढ़ी है। ये मैंने बता भी दिया तो रिवीजन भी हो जाएगा, लिख लेना इसको। अब मगध साम्राज्य का उत्कर्ष देखते हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ, कैसे हुआ? तो पुराणों के अनुसार क्या है कि मगध साम्राज्य का प्रथम राजवंश जो था, पुराणों में बोलते हैं कि वो बृहदत्त वंश था। जरासंध का नाम सुना होगा जिन्होंने भी महाभारत देखी होगी। तो उसी वंश का ये बोला गया कि जरासंध राजा था, बृहदत्त वंश था। अन्य स्रोतों के अनुसार राजवंश, प्रथम राजवंश क्या था? हर्यक। और जब कुछ स्रोत बोलते हैं और पुराण बोलते हैं कि क्या है, प्रथम राजवंश आपका बृहदत्त वंश था और जिसका राजा कौन था? जरासंध था। अन्य स्रोतों के अनुसार प्रथम राजवंश क्या था? हर्यक राजवंश था। अगले उस पर आते हैं। हर्यक वंश के बारे में जान लेते हैं। यहीं से असली आपकी महाजनपद काल की हिस्ट्री यहीं से शुरू होती है। पहला शासक रहेगा बिंबिसार, 544 BC ईसा पूर्व में ये शासक बनेगा और 492 ईसा पूर्व तक रहेगा। प्रथम वास्तविक शासक है। ये क्या करेगा? मैंने इसके अंदर पॉइंट यही कर रहे हैं। कोई वंश, वंश के अंदर राजा, राजा के अंदर उसके बारे में मेन पॉइंट। तो इसने क्या किया? कौशल की राजकुमारी कौशला देवी से इसने विवाह कर लिया और काशी इसको मिल गया क्या? दहेज में। क्योंकि काशी क्या था? कौशल का ही पार्ट था, तो इसको दहेज में मिल गया। अगला देखते हैं। वैशाली की राजकुमारी चेलना से भी। एक और मध्य देश, उसकी राजकुमारी थी क्षेमा, उससे भी इसने विवाह किया था। तो वैशाली की राजकुमारी चेलना से भी इसने विवाह किया। डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि वैशाली का जो आपका लिच्छवीगढ़ राज्य है उससे किसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो ये आपको ध्यान देना होगा। अंग नरेश ब्रह्मदत्त। अब एक्चुअली उस टाइम पे ना बहुत सारे आसपास के राज्य मजबूत थे, 16 महाजनपद थे टोटल। तो अंग को इसने क्या किया? हरा दिया। अंग आपका कहाँ पड़ता है? बिहार में ही पड़ता है। चंपा इसकी राजधानी थी। तो अंग नरेश ब्रह्मदत्त को हरा के अंग को मगध में इसने क्या किया? मिला लिया। अवंती का शासक जो था, अवंती उज्जैनी, उज्जैनी सबसे ज़्यादा मजबूत राज्य था इसके टाइम का। इसको इसने एक बार हरा नहीं पाया, फिर इससे क्या होगा? इसकी मित्रता हो गई इसके शासक से। तो इस शासक का नाम था चंड प्रदोत और इसके इलाज के लिए इसने राजवैद्य जीवक को भेजा। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है जीवक के बारे में, राजवैद्य के बारे में। तो इसके इलाज के लिए तो मित्रता हो गई, मित्रता निभाई इसने, बीमार पड़ गया राजा तो अपना वो भेजा। बिंबिसार के बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि महात्मा बुद्ध का, मतलब बौद्ध धर्म का अनुयायी था और महात्मा बुद्ध का भी अनुयायी था। और वेणुवन उपवन इसने क्या किया था? इनको दान में दे दिया था। अब आ जाते हैं अगले पे, अजातशत्रु पे। इससे ज़्यादा नहीं पूछता ये, जितने भी चीज़ें देते जा रहे हैं समझ लो कि आपका 90% तो इसी के अंदर से आने वाला है, अगर इस पोर्शन से आएगा तो। अजातशत्रु बनेगा 492 से 460 ईसा पूर्व। ये क्या था? इस वंश को बोलते हैं पितृहंता वंश, क्योंकि ये सब ना अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठते हैं। तो बिंबिसार की हत्या करेगा और ये गद्दी पे बैठेगा। तो बौद्ध ग्रंथ क्या बोल रहे हैं? अजातशत्रु ने बिंबिसार की क्या कर दी? हत्या कर दी और मगध की गद्दी पर बैठ गया। प्रसेनजीत के साथ इसका युद्ध होगा। अब इससे क्या है? इसने, बिंबिसार ने शादी की थी काशी की राजकुमारी से, तो काशी से इसके संबंध थे। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु करेगा। तो प्रसेनजीत क्या है? काशी का, कौशल का राजा रहेगा। वो इस पर आक्रमण कर देगा, लेकिन आक्रमण करने के बाद भी क्या करेगा? ये हार जाएगा प्रसेनजीत। प्रसेनजीत हार जाएगा तो फिर इसके साथ संधि कर लेगा और फिर से वैवाहिक संबंध इसके भी बनते हैं काशी से। तो राजकुमारी बाजरा से कौन शादी कर लेगा? अजातशत्रु। अगला कि एक काम और करेगा, जहाँ जहाँ बिंबिसार के वैवाहिक संबंध थे, कहाँ का? एक तो काशी से थे, दूसरे बज्जी से, ये दोनों को अपने में मिला लेगा। दूसरा, अपने मंत्री वत्स्यकार, इसका मंत्री था वत्स्यकार, इसकी सहायता से क्या करेगा? बज्जी संघ में फूट डलवा देगा। वो कमजोर पड़ेंगे, उन पर आक्रमण करेगा और आक्रमण करा के उनको परास्त कर देगा और परास्त करके उसको अपने साम्राज्य में मिला लेगा। तो बज्जी को भी साम्राज्य में मिला लेता है, काशी को ही मिला लेता है, जहाँ जहाँ इसके डैडी ने संबंध बनाए थे। अगला आ जाते हैं।
इसके शासनकाल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। तो ध्यान रखो, यहाँ से भी सारे फैक्ट मिल जाएंगे आपको जो संगीतियाँ हुई हैं। तो 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई और जस्ट मृत्यु के उपरांत क्या करेंगे, ये प्रथम बौद्ध संगीति होगी। कहाँ पे होगी, राजगृह में। तो पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु, कहाँ, राजगृह। कौन वो था इसका, महाकश्यप, महाकश्यप करके इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये हुआ पहली बौद्ध संगीति का। दूसरा आ जाते हैं फिर, तीसरा इसका शासक था इसी वंश का, मतलब अजातशत्रु का पुत्र उदयन। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि ये मेन काम करता है कि जो राजधानी थी आपकी, पहले राजगृह थी पहाड़ियों के बीच में, 3 पहाड़ियों के बीच में थी, अब ये 3 नदियों के बीच में ले आएगा राजधानी। तो पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र कहाँ बसा है, गंगा, गंडक और सोन नदी के किनारे। अब 3 पुत्र थे इसके, अनिरुद्ध था, मुंडक था और नागदशक था। तो तीनों पुत्र। अब ये क्या है ना, आगे के जो शासक होंगे वो बहुत कमज़ोर होंगे। जब आगे के शासक कमज़ोर होंगे तो क्या होगा, साम्राज्य का विघटन हो जाएगा। तो यही होता है शिशुनाग, अगला वंश आ जाता है शिशुनाग वंश। इसके जो मेन शासक थे लास्ट के, तो नागदशक इसका अंतिम शासक था। इसका नागदशक का अमात्य मतलब मंत्री, अमात्य मतलब होता है मंत्री। इसका मंत्री रहता है कौन, शिशुनाग का मंत्री रहता है नागदशक, नहीं सॉरी, नागदशक का मंत्री रहता है शिशुनाग। और जब ये मंत्री रहेगा इसका, तो ये क्या करेगा, इसको बाद में हरा के देखेगा ये कमज़ोर पड़ गया, इसको हराएगा और इस पर कब्जा कर लेगा। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। 412 ईस्वी से 344 ईसा पूर्व तक कौन था, शिशुनाग वंश। इसने क्या किया, इसने अवंती, कौशल और वत्स को विजित कर, तो जो मैंने बोला था कि अवंती को ये लोग हरा नहीं पाए थे, बिंबिसार वाला जो हर्यक वंश, लेकिन ये क्या करेगा, अवंती को हराएगा, कौशल तथा वत्स को विजित कर लेगा और मगध साम्राज्य में मिला लेगा। अब मगध साम्राज्य बहुत विशाल होने वाला है, धीमे धीमे देखते चलो। अब आ जाते हैं दूसरे शासक पे। हर एक शासक के बारे में बहुत बल की नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, उतना नॉलेज दे रहा हूँ जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं और जो मोर देन इनफ है। तो कालाशोक, कालाशोक के बारे में देखते हैं। अगला शासक था, इसको बोलते हैं काकवर्ण क्योंकि इसका शरीर का रंग काला था। इसके काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति होगी। पहली 383 बीसी में हुई थी और दूसरी कब होगी बौद्ध संगीति, पहले 483 बीसी में हुई थी, दूसरी होगी 100 साल बाद 383 बीसी में। तो इसके काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई और इसमें क्या है, बौद्ध धर्म स्थावर और महासांगिक, महासांगिक दो उसमें क्या हो गया, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे बौद्ध धर्म। तो ये पूरा एक एक फैक्ट याद रखना है। बस मैं स्टोरी जोड़ के इसलिए बता दे रहा हूँ कि आपको याद रखने में थोड़ा आसानी होगी जब स्टोरी पता हो। नंदीवर्धन क्या था इसका, इस वंश का अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन। अब नंदीवर्धन होगा, इसकी हत्या करके फिर नए वंश की स्थापना होगी। तो अगला वंश आएगा नंद वंश, नाम सुना होगा, महापद्म नंद बहुत बड़ा शासक था। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये कब से कब तक था, 344 बीसी से 321 बीसी। तो प्रथम बौद्ध संगीति का अगर यहाँ पे सन गलत पड़ गया होगा तो आप लोग उसको, नहीं 483 ईसा पूर्व ही है, तो दूसरे का 383 ईसा पूर्व है। तो नंदवंश देख लेते हैं। पुराणों में इसे क्या बोला गया, सर्व छत्रांतक, मतलब सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला, एक छत्र क्योंकि ये ब्राह्मण राजवंश था, तथा एक राट। तो इसकी उपाधियां याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका, फिर भी आएगा। इसे शूद्र तथा दासी पुत्र बताया गया। कुछ लोगों ने इसे बोला कि शूद्र था और दासी पुत्र भी था, तो कुछ ग्रंथ बोलते हैं ये चीज़ें। अब आते हैं, इसके साम्राज्य में मगध की सीमा क्या है, गंगा घाटी को पार कर गई थी। तो वैसे क्या था, गंगा घाटी आपकी जो थी, गंगा और यमुना का जो मैदान होता है वहाँ पे थी इंडिया के। इसके काल में क्या हो जाएगी, इसको पार कर जाएगी, मतलब नीचे तक चली जाएगी। कलिंग की विजय, कलिंग युद्ध हुआ है, और कलिंग के बारे में जो भी जानकारी अधिकतर मिलेगी उस पर ध्यान रखना। खारवेल था एक राजा चेदी वंश का। खारवेल कहाँ का राजा था, कलिंग मतलब जो आधुनिक उड़ीसा है उसका राजा था। उसका एक अभिलेख है हाथी गुम्फा, इसी अभिलेख से अधिकतर जानकारी कलिंग की मिलेगी। खारवेल कौन से वंश का था, चेदी का। तो ये जानकारी याद रखना। तो इसके साम्राज्य में क्या हुआ, मगध की सीमा गंगा घाटी को पार कर गई। आचार पाणनी जो थे ना इसके मित्र थे और इसने कलिंग विजय प्राप्त की थी, बता ही चुका मैं। अगला आ जाते हैं। अगला शासक होगा घनानंद। घनानंद क्या रहेगा,
इसमें दो इंपॉर्टेंट शासक हैं और बीच में थोड़े मोड़े रहे होंगे तो उनकी कोई ज़्यादा चर्चा होती भी नहीं, वहाँ से क्वेश्चंस भी नहीं आते। घनानंद क्या है, बहुत ही क्रूर रहता है, बहुत ही अलोकप्रिय हो जाता है प्रजा में, जुल्म ढाता है तरह तरह के। कौटिल्य रहते हैं आपके, उनकी बेइज्जती कर देता है एक बार। तो बहुत बड़े ब्राह्मण रहते हैं, चतुर रहते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर देखते हैं शासक बनने की क्वालिटी, उनको तैयार करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, और वही चंद्रगुप्त मौर्य इनको मार के मौर्य वंश की क्या नींव रखेंगे। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, सिकंदर का समकालीन कौन था, तो यही बंदा था। इसी टाइम नंद, जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो उस समय इसी का शासन था, नंद वंश का। इसकी सेना इतनी मजबूत थी, फिर भी मजबूत थी, कि सिकंदर की सेना ने नदी पार करने से मना कर, जैसे इसकी सीमा शुरू हो रही थी उस नदी को पार करने से ही मना कर दिया था। अब देखते हैं, चंद्रगुप्त ने ऐसे मार के क्या मौर्य वंश की नींव रखी। इसके शासनकाल में कुछ लोग थे, विद्वान थे, जिनका नाम था वर्ष, उपवर्ष, वररुचि, कात्यायन। ये लोग इसके शासनकाल में थे। अगला देख लेते हैं, घनानंद यहाँ समाप्त। और घनानंद की बोले ना, हत्या करके, युद्ध में इनको हरा के और हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना करेंगे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश और डिटेल में देख लेते हैं। इसकी जानकारी के स्रोत क्या क्या है, कहाँ से इनकी जानकारी मिलती मौर्य वंश की। तो पुराण जो है, पुराणों से जानकारी मिलती है। पुराणों में क्या है, भारतीय इतिहास जो लेखन हुआ है ना, पहले क्या है ना, तिथियों का, राजवंशों का, वंशावली का ज्ञान नहीं था, ऐसा बोलते थे अंग्रेज, ठीक है। लेकिन एक पुस्तक थी कल्हन की राजतरंगी। कल्हन की राजतरंगिणी में बहुत डिटेल में इतिहास लिखा गया है ना, राजवंशावली लिखी गई, तो उसको माना पहला। और फिर हमारे पुराणों का विद्वानों ने बोला कि हमारे जो पुराण है उनमें राजतंत्र जो है, वंशावली, उन्हीं का ही जिक्र है। तो इस प्रकार से पुराण बहुत अच्छे स्रोत हैं प्राचीन राजवंशों के बारे में जानने। तो पुराण हो गए, बौद्ध और जैन साहित्य हो गया, यहाँ से भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इसके बाद अर्थशास्त्र, कौटिल्य की एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र। ये क्या है, नाम अर्थशास्त्र है लेकिन राजनीति और प्रशासन पे लिखी गई पुस्तक है। ये बहुत अच्छे अच्छे इसमें निर्देश दिए गए। विदेशी लेखकों के लेख, कुछ विदेशी लेखक आए हैं, उन्होंने अपने लेख लिखे हैं, फायान आया था, है ना, तो उनके बारे में यहाँ से ये सारी जानकारी मिलती है। अब देख लेते हैं स्ट्रैबो और जस्टिन, चार आदमी थे, स्ट्रैबो, जस्टिन, एरियन, प्लूटार्क। तो नाम याद ही रखना पड़ेगा। स्ट्रैबो जस्टिन था, उसने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोला, सेंड्रोकोटस। और एरियन तथा प्लूटार्क थे, इसने क्या बोला, एंड्रोकोटस। तो इसको सीधा याद रख लेना। विलियम जोन्स, विलियम जोन्स जो थे आपके, इसने सेंडोकोटस की पहचान क्या की, चंद्रगुप्त मौर्य से की। अब ये कौन थे मैं बताता हूँ। 1784 में आपकी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना इसी बंदे ने की थी, विलियम जोन्स ने। और ये इसकी स्थापना क्यों की थी, क्योंकि जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं, प्राचीन भारतीय ग्रंथ, इनका क्या है, अनुवाद करना था अंग्रेजी में, जिससे कि ये लोग पढ़ पाएँ, भारतीय परंपराएं, रीति रिवाज समझ पाएँ, जिससे भारतीयों पर शासन करने में इनको आसानी होगी। ये मेन उद्देश्य वो था, और इससे भारतीयों को भी फायदा हुआ। जब अनुवाद हो गया तो भारतीयों ने भी अपने ग्रंथों को जाना। जेम्स प्रिंसिप करके एक व्यक्ति था, देखो ये इसने बहुत फायदा दिलाया। लिपि होती है, संस्कृत जो लिखी जाती है, संस्कृत या प्राचीन जो भी पाली प्राकृत भाषाएं होती थी, इन भाषाओं की लिपि क्या होती थी, ब्राह्मी। अभी जो मैं लिख रहा हूँ वो है देवनागरी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि में अक्षर जैसे लिखे जाते थे और किसी को पता नहीं था। तो इसी बंदे ने 1837 में सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा, एक एक अक्षर का मतलब बताया, तब हम लोगों को पता चला कि लिखा क्या था। तो जेम्स प्रिंसिप को याद रखना। 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया, यूनान का शासक सिकंदर आया, भारत आक्रमण किया इसने, और भारत पे आक्रमण करेगा, 19 महीने यहाँ रहेगा। पोरस रहते हैं राजा, सिंध क्षेत्र जो रहता है वहाँ के राजा पोरस रहते हैं। पोरस से इसका युद्ध होगा, कहाँ, बितस्ता। तो ये जैसे ही आप देखोगे ना, अगर ये नाम पूछना है, बितस्ता, अश्किनी, परुष्णी, शतुद्री, है ना, बिपाशा, तो सप्त सैंधव प्रदेश होता है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। इन्हीं सातों नदियों के अलग अलग नाम हैं। वैदिक काल का वीडियो पड़ा हुआ है बहुत डिटेल में, उसमें सबका और यहाँ पे तो मैं बता ही चुका हूँ। तो बितस्ता होती है, जो झेलम को बितस्ता बोलते थे या हाइडे स्पीच बोलते थे, उसके किनारे युद्ध होगा, और इस युद्ध का नाम भी क्या है, बितस्ता या हाइडे स्पीच का युद्ध। ब्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना के आगे बढ़ने से मना कर देती, क्योंकि ब्यास नदी के बाद, ब्यास नदी कहाँ पड़ता है आपका, पंजाब क्षेत्र में ये है, तो ब्यास नदी इधर क्षेत्र में पड़ता है, और यहाँ से पड़ेगा तो
इसको पार करने से मना कर दिया, क्योंकि यहाँ से नंद वंश की सीमा स्टार्ट हो रही थी और ये डर गई यहाँ की सेना। 19 महीने सिकंदर भारत में रहा। यहाँ पे आपका सिकंदर वाला और सारे वो जो फैक्ट थे वो शुरू खत्म हो गए। अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, वंशावली देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कब से कब रहा? 321 BC, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहा है। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर से इसका क्या हुआ? युद्ध हुआ। सेल्यूकस निकेटर ये भी क्या था, कहाँ से आया था? यूनानी था। जो आपका सिकंदर आया था उसका ये सेनापति था। और चंद्रगुप्त क्या करेगा? विजयी हो जाएगा। विजयी हो जाएगा तो एक संधि होगी, संधि के बाद इसको क्या मिलेगा? कांधार, मकरान, हेरात और काबुल, 4 क्षेत्र मिलते हैं। तो ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। काबुल, कांधार अफगानिस्तान में, मकरान, हेरात भी उसे ही पश्चिमी एशिया क्षेत्र में। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज सबने नाम सुना होगा, इंडिका नामक पुस्तक लिखी है इसने, आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। जीवन के अंतिम चरण में बिंदुसार को सत्ता, अब इसका पुत्र था बिंदुसार, अंतिम चरण में क्या करेगा? बिंदुसार को सत्ता सौंपेगा। एक जैन मुनि रहेंगे भद्रबाहु, 2 लोग रहते थे, एक स्थूलभद्र और एक भद्रबाहु। ऐसा बोला जाता है कि पटना में उस टाइम बहुत अकाल पड़ रहा था, तो स्थूलभद्र थे वहीं रह गए और भद्रबाहु चले गए कर्नाटक के श्रवणबेलगोला। आज भी स्थान है यहाँ, गोमतेश्वर, बाहुबली भगवान की मूर्ति है एक बहुत बड़ी, वहाँ पे हर 12 साल में दुग्धाभिषेक होता है, मोदी जी भी गए थे यहाँ पे। तो श्रवणबेलगोला यहाँ पे ये चले जाएंगे और वहाँ पे क्या सल्लेखना एक प्रथा होती है जिसमें खाना पीना लोग बाग छोड़ देते हैं, उसके द्वारा इन्होंने क्या प्राण त्याग दिए। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की स्टोरी यहाँ पर समाप्त होती है। अगला आते हैं बिंदुसार। बिंदुसार का शासनकाल रहेगा 298 से 272 BC तक। इसकी उपाधियां देखो, किसी शासक के वाला उपाधियां, संधि, युद्ध और क्या किया, कोई आया बाहर ही नहीं आया, संस्कृति के क्षेत्र में क्या, यही सब इंपॉर्टेंट रहता है। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना। इसे अमित्रघात, भद्रसेन या सिंहसेन कहा गया है बिंदुसार को। सीरिया के शासक एंटिओकस, 2 लोग आए थे इसमें, ये आजीवक संप्रदाय का वो था अनुयायी, ये ध्यान रखना। सीरिया का शासक रहेगा एंटिओकस और उसका राजदूत को भेजे गए डायमेकस को। तो एक डायमेकस आया था, दूसरा आया था डायोनिसियस। एक सीरिया के शासक एंटिओकस ने भेजा था और दूसरा भेजा था मिस्र के शासक टालमी फिलाडेल्फस ने। तो बस ध्यान रखना, 2 बंदे, अगर बंदों का नाम पूछे तो केवल इनको याद रखना, डायमेकस और डायोनिसियस। और कहाँ से आया था? तो डायमेकस आया था सीरिया के शासक एंटिओकस ने भेजा था और दूसरा डायोनिसियस था जो मिस्र का शासक टॉलमी फिलाडेल्फस ने भेजा था। अगला आ जाते सबसे इंपॉर्टेंट शासक अशोक, 272, कई जगह 273 BC भी रहता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना है। एक ग्रंथों में जहाँ जिस ग्रंथ में डेट मिली उस हिसाब से लोग वो लिख देते हैं। तो 273 BC से 232 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा है। गद्दी पे पहले बैठ गया था और राज्याभिषेक 4 साल बाद हुआ था। तो सिंहासन पे पहले बैठा और 269 BC में, मतलब 4 साल बाद क्या होगा? इसका राज्याभिषेक होगा। राज्याभिषेक होगा और राज्याभिषेक के जस्ट 8 वर्ष बाद ये क्या करेगा? कलिंग युद्ध होगा और वहाँ पे इसकी विजय तो होती है, लेकिन इतनी भारी हिंसा होती है, लाखों लोग मारे जाते हैं, लाखों घायल हो जाते हैं, इसका हृदय परिवर्तन होगा। हृदय परिवर्तन होगा तो ये क्या करेगा? हिंसा छोड़ देगा, युद्ध की नीति त्याग के धम्म की नीति अपना लेगा। चंडाशोक से धम्माशोक बन जाएगा। जो धम्म दूत होते हैं वो नियुक्त होने लगे हैं, पहले राजदूत नियुक्त होते हैं, बहुत सारा है। फिर इसके धम्म का जो है ना, अपासिनव बहुकायने दया दाने साचे सोचवे माधविच चा, तो पूरा धम्म का ये प्रतिपादित करता है कि धम्म है क्या। तो इसके बारे में एक मॉडल आंसर भी पढ़ा है अशोक के धम्म के बारे में। तो जो मेंस का है और देख रहे हो तो मेंस का देखना चाहते हैं, बहुत डिटेल में मॉडल आंसर दिया है, प्लस अशोक के बारे में भी और डिटेल में जाना है तो आप एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट पूरी देख डालिए। 20-20 मिनट के वीडियो हैं, 12 से 13 वीडियो पूरी एंशियंट समाप्त है। एक दिन में चाहे तो कोई देख सकता है और पूरे नोट बना सकता है और रिवाइज मारो, आपका सब कुछ कवर है, फिर कुछ नहीं बचेगा। फिर देख लेते हैं, निग्रोध करके एक कौन रहेंगे? बौद्ध धर्म के भिक्षु रहेंगे, मीन्स बौद्ध गुरु रहेंगे। ये प्रवचन देंगे अशोक को। प्रवचन देने के बाद अशोक प्रभावित होगा और बाद में शिष्य बनेगा मोगली पुत्र तित्स का। तो तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे? यही थे, मोगली पुत्र तित्स। और इनके शिष्य बन जाएंगे कौन? अशोक। और इसके पहले ये क्या था? शैव धर्म को मानता था।
तो ब्राह्मण धर्म में ना या हिंदू धर्म में दो थे पहले, वैष्णव और शैव। तो ये शैव का अनुयायी था। 10 वर्ष के पश्चात, ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देते हैं। 10 वर्ष पश्चात क्या बोध गया की यात्रा करेगा ये बंदा। 14 वर्ष पश्चात धम्म महामात्रों की नियुक्ति करेगा। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, उसके 5वें शिलालेख से, 5th शिलालेख, यहाँ से इसकी जानकारी मिल जाएगी। 20 वर्ष पश्चात लुम्बिनी जाएगा। लुम्बिनी में क्या हुआ था, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, तो वहाँ जाएगा। और जो कर होता है, बाकी तो सारे कर समाप्त ही कर देगा, और जो मेन कर था भाग कर, उसको घटा के 1/8 कर देगा। पहले 1/4 चल रहा था। अगला अशोक के अभिलेख, ये भी इम्पोर्टेंट है। अशोक के अभिलेख देख लेते हैं। तो बहुत सारे अभिलेख हैं, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख, ये पाकिस्तान में पड़ते हैं दोनों, पाक में। तो यहाँ पे शहबाजगढ़ी और मानसेहरा 2 अभिलेख हैं। यहीं से ही अनाज अकाल की जानकारी मिलती है, इन्हीं अभिलेखों से। अकाल हेतु ये भंडारण घर बनवाता है, ये सब चीज़ें। तो ये अभिलेख इसके खरोष्टी लिपि में। खरोष्टी लिपि क्या थी, ईरानी लिपि थी, आरमाइक को कन्वर्ट हो गई थी इंडियन लिपि में। इसका भारतीय स्वरूप था खरोष्टी लिपि। और ये कैसे अपन लिखते हैं, कैसे, ये क्या है आपका बाएं से दाएं, और ये लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। ठीक। अब तक्षशिला में क्या है, तक्षशिला भी सबको पता है, तक्षशिला से ताम्र लिपि, तो ये भी पाकिस्तान के रावलपिंडी में पड़ता है। तो तक्षशिला में आरमाइक लिपि में इसके अभिलेख मिले हैं। अभी तक इसके टोटल 40 अभिलेख मिल गए। अभिलेखों पे क्या, या तो धम्म की बात करेगा या राज की घोषणा होंगी। किस अभिलेख में क्या लिखा है, तो मैंने अभिलेखों को बता देता हूँ कि कौन से अभिलेख में क्या क्या मिला है। पहला अभिलेख जो है उसमें बोलेगा कि जीव हत्या बंद करो, या जीव हत्या पर रोक लगा देगा पहले में, और जीवों के प्रति दया भाव रखो। दूसरा अभिलेख है तो ये अपने पड़ोसी राज्यों का जिक्र करेगा कि चोल, चेर और पांड्य इसके पड़ोसी राज्य थे। उसमें और चिकित्सा, पड़ोसी राज्यों में चिकित्सा सहायता भेजेगा, निःशुल्क चिकित्सा देगा, ये सब चीज़ों की बात है। तीसरे अभिलेख में स्थानीय अधिकारी नियुक्त करता है, युक्त और रज्जुक। इनके बारे में ध्यान रखना, सीधा आ जाता है टर्मिनोलॉजी में ये क्या थे। तो ये प्रशासनिक कार्य भी करते थे दोनों, और न्यायिक कार्य भी ग्राम स्तर पे। 5वें में आपका धम्म महामात्र नामक अधिकारी रहेगा, ये धम्म के प्रचार प्रसार के लिए इसके। 6वें में बोलेगा कि जनता के बारे में मुझे 24/7 जानकारी दो कि कौन कहाँ परेशानी में है। मैं चाहे शयन कक्ष में हूँ, कहीं पर भी हूँ, जनता की जानकारी मुझे हर समय होनी चाहिए। 7वें और 12वें अभिलेख में ये धार्मिक सहिष्णुता की बात करेगा कि सभी सर्वधर्म समभाव रखो, धार्मिक सहिष्णुता रखो, सभी धर्मों के प्रति सम्मान रखो। और 13वें अभिलेख में ये क्या बात करेगा, कलिंग युद्ध की बात करेगा, कलिंग युद्ध का पूरा वर्णन करेगा। इस प्रकार से इसके मेन अभिलेख। अब आ जाते हैं गुफालेख। तो कुछ इसने गया है स्थान बिहार में, यहाँ पे बराबर और नागार्जुनी 2 पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों पे ये क्या करेगा, गुफाओं को, पहाड़ियों को काट के गुफाएं बनवाएगा। तो ये और इसका पौत्र रहता है दशरथ। तो दशरथ नागार्जुनी की पहाड़ियों में करता है, ये बराबर की पहाड़ियों पर गुफाएं बनवाएगा, और वो किसको, आजीवक संप्रदाय को दान में दे देगा। तो यहीं पे ही लेख लिखे गए, उन्हीं को बोलते हैं गुफालेख। तो अशोक और उसका पौत्र दशरथ ने बराबर तथा नागार्जुनी की पहाड़ियों पर गुफाएं बनवाई और आजीवक संप्रदाय को दान में दी। वहीं पर गुफालेख मिलते हैं। स्तंभलेख की बात करते हैं। स्तंभलेख क्या होते हैं, सारनाथ का स्तंभ देखा होगा, स्तंभ बन जाता है, उसके ऊपर लेख लिखे होते हैं। तो इसके टोटल मेन स्तंभलेख सबको पता है। और जो इम्पोर्टेंट है, तो बिहार में टोटल 3 स्तंभलेख मिले हैं, लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया अर्राज और रामपुरवा। तो जो आपका लौरिया अर्राज है ये पूर्वी चंपारण में है, और नंदनगढ़ और रामपुरवा आपका पश्चिमी चंपारण। इसके वैसे तो अधिकतर स्तंभों के ऊपर पशु आकृतियाँ जिनमें सिंह बने होते हैं। अशोक का भी देखा होगा आपने, सारनाथ वाला, वहीं से लिया गया अपना अशोक चिन्ह, तो सिंह बने होते हैं। लेकिन जो रामपुरवा का उसमें नटवा बैल करके बना हुआ है। तो ये भी कभी कभी फैक्ट पूछ सकते हैं। अब अशोककालीन प्रशासन पे आ जाते हैं, टर्मिनोलॉजी पूछते हैं। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिनको क्या बोलते थे, चक्र बोलते थे। तो आगे चल के अशोक के काल में 5 प्रांतों में विभाजित हो जाएगा। तो अशोक के समय प्रांतों की संख्या क्या हो गई, 5 हो गई। अब देख लेते हैं प्राची, इसको क्या बोलते थे, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। तो प्राची एक क्षेत्र था, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र। दूसरा उत्तरापथ,
उत्तरापथ क्या था, तक्षशिला से ताम्रलिप्ति तक एक मार्ग जाता था। ताम्रलिप्ति एक बंदरगाह था जो आपका कहाँ पे था, बंगाल में। तक्षशिला अभी पाकिस्तान में, जिसको उत्तरापथ बोलते थे। इसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला। दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी, सुवर्णगिरी। इसके बाद अवंती की राजधानी उज्जैनी, सबको पता है। और कलिंग की राजधानी, लास्ट में कलिंग जीता इसने, तो उसकी राजधानी क्या होगी, तोसली। अब चक्रों का प्रशासन कैसे होता था, तो जो राजकुमार होते थे, राजा के पुत्र होते थे, वो उसके गवर्नर रहते थे, जिसको कुमारामात्य आर्यपुत्र नामक पदाधिकारी भी बोला जाता था। तो ऐसे चक्रों का प्रशासन हो रहा है। प्रांत होता था, राज्य को, एक देश को किस में बांट देते थे, या साम्राज्य को बांटते थे प्रांत में, प्रांत को मंडल में, मंडल को जिला में, जिला को आहार या विषय बोला जाता था, और इसके जिला का जो प्रमुख होता था उसको बोलते थे विषयपति। स्थानिक क्या होता था, जिले का प्रशासनिक अधिकारी होता था। तो ये टर्मिनोलॉजी डायरेक्ट आ जाती है, इसको याद रखना। गोप क्या होता था आपका, 10 गांवों का प्रशासक। अब नगर प्रशासन देख लेते हैं। मेगस्थनीज ने बहुत अच्छा वर्णन किया है पाटलिपुत्र नगर का। कितने स्टेडिया चौड़ा, कितने लंबे, कैसी खाई थी, क्या था, कितने गेट थे, 64 गेट थे, ये सारी। तो ये मेंस में आ जाता है। जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर ले रहा हूँ कि नगर प्रशासन इसने क्या बोला, पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 सदस्यों की समिति द्वारा होता था। टोटल 6 समितियां थीं, जिनमें प्रत्येक में 5-5 सदस्य थे। ये समितियां किस किस उससे संबंधित थीं, उनका विभाग देख लो। एक उद्योग ही शिल्प बोलते हैं। शिल्प क्या होता है, अलग अलग प्रकार, जैसे कोई लकड़ी का काम कर रहा है तो एक शिल्प हो गया, लोहे का काम दूसरा शिल्प, तो शिल्प या उद्योग समिति। दूसरी विदेशियों से रिलेटेड। तीसरी जनगणना से रिलेटेड समिति। चौथा व्यापार वाणिज्य। पांचवा विक्रय की व्यवस्था, मतलब निरीक्षण करने की समिति थी मेनली। और छठवां था आपका बिक्री कर से रिलेटेड। और आते हैं अगला, ये हो गया सड़क निर्माण। एक क्वेश्चन शायद 65वीं में या 66वीं में पूछा गया था कि सड़क निर्माण के लिए मुख्य अधिकारी कौन होता है। तो ये आपका एग्रोनोमोई नामक एक अधिकारी होता है। इसका मुख्य कार्य ही था सड़क निर्माण। और ये हो गया ये टर्मिनोलॉजी। अगला आ जाते हैं, सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था, अंतपाल। अन्य अधिकारी, अर्थशास्त्र में वर्णन है कि 18 तीर्थ क्या, प्रशासनिक अधिकारी, IAS PCS। और अध्यक्ष कौन थे, मंत्री। इस प्रकार से याद रखो। अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन थे, पन्याध्यक्ष, शीताध्यक्ष, सन्निधाता, और बहुत सारे होते हैं आपके, है ना, लक्षणाध्यक्ष। किसको क्या बोला जाता है, पूरी टर्मिनोलॉजी है। तो ये अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो इसका मैं जैसे पहले बता चुका हूँ, एंशियंट हिस्ट्री की एक आपकी GS रिवॉल्यूशन पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उस पे जाइए और मौर्यकाल उसमें खोल के देख लीजिए। सारी टर्मिनोलॉजी है। सन्निधाता किसे बोलते हैं, शीताध्यक्ष किसे, पन्याध्यक्ष, ये व्यापार वाणिज्य के लिए होता है, एक किसी चीज से रिलेटेड। सन्निधाता जो होता है आपका कोषाध्यक्ष होता है। अब आते हैं अशोक की मृत्यु। अशोक की मृत्यु क्या हो गई, 232 ईसा पूर्व में हो गई। इसके बाद इसके शासक और आएंगे, इसके जो उत्तराधिकारी हैं वो बड़े कमज़ोर रहते हैं, और यहाँ से मौर्य साम्राज्य का क्या होगा, धीमे धीमे अंत हो जाएगा। देख लेते हैं पश्चिमी भाग पे जैसे इसका पुत्र कुणाल शासन करता था, पूर्वी भाग पे संप्रति। अंतिम सम्राट था बृहदत्त, और इसकी हत्या कौन करेगा, इसी का सेनापति रहेगा पुष्यमित्र शुंग, एक ब्राह्मण रहेगा, ये इसकी हत्या कर देता है। तो कई जगह रीजन ये भी आता है कि अशोक क्या बौद्ध धर्म का अनुयायी, बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा दिया इसने। 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। 84,000 स्तूप, ये आएगा बंदा तो ब्राह्मणों की यहाँ पे क्या हुई, दशा थोड़ी खराब हुई, उनके सम्मान को ठेस पहुंची। ये सेनापति रहता है, प्रतिक्रिया स्वरूप ब्राह्मण क्या है, इनकी हत्या कर देंगे और शुंग वंश की स्थापना होगी। बाद में 84,000 स्तूपों को ये तोड़वा देगा, और 2 स्तूप रहेंगे पुष्यमित्र शुंग, जो सारनाथ नहीं, सांची और भरहुत, इनका क्या करेगा, पुनर्निर्माण भी कराएगा। पहले ईंट से होता था, ये पत्थरों से कराएगा। तो पुष्यमित्र शुंग की और आगे शुंग वंश से लेके आगे की जानकारी पूरी हम अगले वीडियो में करेंगे। तो 2 वीडियो में आपकी पूरी क्या होगी, एंशियंट बिहार स्पेशल समाप्त हो जाएगी। और यही आपकी एंशियंट उसका भी पार्ट है, मगध महाजनपद, अशोक वगैरह। लेकिन जो बिहार से ज़्यादा रिलेटेड है वो मैंने बता दिया, वो इसमें भी डाल दिया। जिसको और डिटेल में देखना बता चुका हूँ, चैनल पर जाएँ और पूरी प्लेलिस्ट देख डालें।
प्लस नोट बना लें। 2 घंटा लगेगा, 2 से 3 घंटे सारे नोट बन जाएंगे। उसको रिवाइज करो, बहुत फ़ायदा होने वाला है एग्ज़ाम में। ऐसे ऐसे करके 15 दिन के अंदर हम सारे सब्जेक्ट का आपको कंटेंट प्रोवाइड करा देंगे, वीडियो के साथ और समझा के भी। वीडियो देखने से ये फ़ायदा होगा कि उसके साथ, कंटेंट के साथ और जानकारी, एक्स्ट्रा जानकारी मैं दे देता हूँ, प्लस लिंकअप करा देता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।